गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 10 विज्ञान अध्याय नंबर 4 जिसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। देखो भाई, अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भाई कार्बन क्या होता है, तो कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कार्बन के बारे में, भाई कार्बन क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे कार्बन। देखो भाई कार्बन क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लें। तो जो कार्बन होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, C होता है। तो सभी डिटेल यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। भाई कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका प्रतीक लिखें इसका प्रतीक। इसका जो प्रतीक होता है वो C होता है। क्या होता है, C। कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, C होता है। अगर परमाणु क्रमांक की बात करें, किसकी बात करें, परमाणु क्रमांक की, तो जो कार्बन है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या होता है भाई, C होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। बात करें इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 6 होती है। कितनी होती है, 6 ही होती है। तो प्रोटॉन संख्या बराबर 6, क्योंकि ध्यान रखें प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी उसकी परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक इसका 6 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। और लगभग जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, या तो एक ज़्यादा होता है या एक कम होता है, या बराबर, लगभग बराबर से ही होते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉनों की बात करें, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ये याद रखें न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसमें कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है भाई, 6 होती है। न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की बात करें, किन की बात करें, इलेक्ट्रॉनों की, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या होता है, C होता है। परमाणु क्रमांक इसकी बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। प्रोटॉनों की संख्या इसमें 6 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 6 होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, इसमें 6 होती है। एक बात और कर ले, देखो परमाणु द्रव्यमान संख्या की बात करें भाई, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, इस नीचे लिखते चलेंगे इसका द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान जो संख्या होती है वो कितनी होती है, देखो द्रव्यमान क्या होता है जी, द्रव्यमान का सूत्र होता है A बराबर P प्लस N। P का मतलब प्रोटॉन और N का मतलब न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगी क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे इसका द्रव्यमान हो जाएगा A बराबर, प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें, 6 होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल कितना हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होती है भाई, 12 होती है। कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें भाई, जो कार्बन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है और इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो याद रखेंगे इसकी जो संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता प्लस माइनस की 4 होती है, यानी प्लस की 4 भी होती है, और बता सकते हैं प्लस 4 भी होती है या माइनस 4 भी होती है, दोनों ही होती है ना। तो प्लस माइनस 4 होती है इसकी संयोजकता, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या इसकी 12 होती है, संयोजकता इसकी प्लस माइनस की 4 होती है। कार्बन की बात करें, अब इसके बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखो ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होता है, देखो इसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 नंबर पे आता है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे पहले कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। 6 नंबर पे आता है तो टोटल 6 हो गए ना। तो पहले कोष में 2 हो गए, दूसरे कोष में कितने होंगे, 4। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख सकते हैं, जैसे पहला कोष है इसको K कोष बोला जाता है। तो पहले कोष में 1s2 S ब्लॉक में 2 तत्व है, यानी कि पहले कोष में 2 तत्व है। फिर आपके 4 तत्व बनाने हैं तो 4 तत्व हो जाएंगे 2s2 2p2। ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ये तो आपका जो कक्षक होता है वो होता है K कक्षक होता है,
और ये जो आपका कक्षक होता है इसको एल कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एल कक्षक बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की विन्यास हो जाएगा। तो ये हम बात करें कार्बन की, किसकी बात करें भाई? कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो C होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है भाई? 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। बात करें इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 6 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 6 होती है। प्रोटॉन 6 होते हैं, परमाणु क्रमांक 6 होता है। द्रव्यमान संख्या बात करें तो द्रव्यमान संख्या इसमें होता है, द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगी इसका? A बराबर 6 + 6 × 12 हो जाएगी। संयोजकता की बात करें तो लास्ट कोर्स में यानी बाह्यतम कोर्स में, पहले कोर्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो दूसरे कोर्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 4, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 2, 4 हो जाएगा। यानी पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोर्स में 2s2 2p, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे एल कोर्स में। ठीक है, तो ये हमारे कार्बन की बात हुई नॉर्मल। अब हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो वो क्वेश्चन पहले आप नोट करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या हमारा कि क्या कारण है, क्वेश्चन नोट करेंगे आप। क्या कारण है कि प्रकृति में कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं? क्या कारण है कि प्रकृति में कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं? अथवा इसका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, दोनों क्वेश्चन एक ही बात है, दोनों का आंसर एक ही लिखेंगे। अथवा आप क्या लिख सकते हो? अथवा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन की सर्वोत्तममुखी प्रकृति को समझाइए। दोनों क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्या कारण है कि प्रकृति में कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं, या कार्बन की सर्वोत्तममुखी प्रकृति को समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे भैया? आंसर पर चर्चा करेंगे। और आंसर देखो विस्तार से है, इसका आंसर तो विस्तार से जानेंगे और धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझते चलेंगे। यहाँ पे कार्बन की बहुत सारी विशेषता आएंगी कि जो कार्बन परमाणु है वो क्या होता है, किस प्रकार से इसकी संयोजकता होती है, किस प्रकार से अपने बंध बनाकर कितने इलेक्ट्रॉनों या कितने का बंधों द्वारा अपना संयोजकता को पूर्ण कर लेता है। ये सब चर्चाएं हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई? कि प्रकृति में लिखेंगे, प्रकृति में कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। इसके निम्नलिखित दो प्रमुख कारण हैं। देखो भाई, प्रकृति में कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं, यही पूछ रहे भाई सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं तो इसके कारण क्या हैं? तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण, ठीक है,
तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण आपका क्या है? पहला कारण है चतुसंयोजी प्रकृति। पहला कारण है चतुसंयोजी प्रकृति। देखो भाई चतुसंयोजी प्रकृति क्या है, ये आंसर ही है, इसका आंसर में लिखेंगे। पहली जो है वो है चतुसंयोजी प्रकृति। ठीक है, अब चतुसंयोजी प्रकृति क्या है? देखो इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए एक संयोजी तत्व से इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तथा संयोजी बंधु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसे ही कहते हैं चतुसंयोजी प्रकृति। तो चतुसंयोजी प्रकृति का मतलब यह है कि जो कार्बन होता है इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये अपनी इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉन का, इन्हें क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन यानी कि दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? साझा करता है। और साझा करके क्या करता है? बंधु का निर्माण करता है। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भाई? कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए एक संयोजी तत्वों से इलेक्ट्रॉन साझा करता है तथा संयोजी बंधुओं का निर्माण होता है। क्या लिखा भाई? कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए एक संयोजी तत्वों से इलेक्ट्रॉन साझा करता है तथा संयोजी बंधु का निर्माण होता है। देखो उदाहरण की सहायता से इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। देखो एग्जाम्पल की सहायता से इसके नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे। तो देखो एग्जाम्पल की सहायता से इसके समझेंगे। देखो उदाहरण क्या है इसका? जैसे ये आपका कार्बन है, ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। पहले एक बार देखेंगे आप, है ना। ये जैसे आपका कार्बन है, क्या है? कार्बन। अब देखो प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता होती है। प्रत्येक कार्बन की क्या होती है? 4 संयोजकता होती है। और चारों संयोजकताओं से ये क्या होता है? जुड़कर बंधु का निर्माण कर लेता है और अपना कोष क्या कर लेता है? अपना कोष संयोजकताओं का कोष क्या कर लेता है? पूर्ण कर लेता है। क्या कर लेता है भाई? पूर्ण कर लेता है। ठीक है।
तो ये कार्बन है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 इसके पास जैसे हमने हाइड्रोजन लगा दिए, कितने लगाए? 4 हाइड्रोजन। ये हो गया। अब ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? प्रत्येक के से साझा करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इनसे ये साझा करेगा। ठीक है, क्या करेगा भाई? साझा। कौन करेगा? ये करेगा आपका, इधर वाले से ये करेगा। ठीक है, ये इसे साझा करता है और क्या बनाता है? देखो ध्यान देंगे, इनका देखो प्रत्येक से ये संयोजकता करता है। तो ये आपको ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे इनको पहले इनको बंद करेंगे। ये इनकी संरचना होगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इनको बंद करोगे आप, इसको थोड़ा पास ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा पास ले लो इनको ना। अब इनको आप ऐसे बंद करोगे। ठीक है भाई, प्रत्येक को बंद करोगे आप। और इधर वाले को बंद करोगे आप। कर दिया बंद। और फिर आपको क्या करना है? इन चारों को बिंदुओं को बंद करना है। देखो कैसे, ऐसे इनको लेना। ये इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? ये बिंदु अंदर आनी चाहिए। बिंदु क्या होनी चाहिए? अंदर आनी चाहिए। तो ये इसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगी। ये कार्बन है, देखो ये क्या था आपका? कार्बन है। ये कार्बन क्या करता है? प्रत्येक चारों इलेक्ट्रॉन से, यानी कि दूसरे संयोजी इलेक्ट्रॉन से साझा करता है और संयोजी बिंदु का निर्माण करता है और अपनी कोष को क्या करता है? पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। दूसरा जो गुण है इसका वो क्या है? देखो दूसरा गुण लिखेंगे इसका। दूसरा गुण है श्रृंखलीय। श्रृंखलीकरण का गुण। श्रृंखलीकरण का गुण। देखो भाई, श्रृंखलीकरण का गुण क्या है? दूसरा गुण क्या है हमारा? श्रृंखलीकरण का गुण। तो कार्बन परमाणु लिखेंगे इसमें। कार्बन परमाणु में परमाणुओं के साथ परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता, होती है। कार्बन परमाणु में परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। भाई इनमें बंध बनाने की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है भाई? क्षमता होती है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु में बंध बनाने की क्या होती है? इनमें क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में कार्बन के अणु आपस में जुड़ते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलीकरण का गुण कहा जाता है।
श्रृंखलीकरण का गुण कहा जाता है। क्या लिखोगे? श्रृंखलीकरण का गुण कहा जाता है। क्या लिखा हमने कि कार्बन परमाणु में परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। बंध बनाने की क्या होती है भाई? क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में कार्बन के अणु आपस में जुड़ते हैं। और कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलीकरण का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? श्रृंखलीकरण का गुण कहते हैं। भाई कार्बन क्या होता है? एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से, ऐसे जुड़कर बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी कि क्या करते हैं? अणु आपस में जुड़ते हैं। इनको ही कहते हैं श्रृंखलीकरण का गुण। क्या कहते हैं भाई? श्रृंखलीकरण का गुण कहते हैं। आगे लिखेंगे कार्बन अन्य, आगे लिखेंगे कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से एकल, ध्यान देंगे कौन कौन से बंधु से जुड़ा होता है? एकल, द्वितीय तथा त्रि कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से एकल, द्वितीय तथा त्रिबंध से जुड़े रहते हैं। बंध से जुड़े रहते हैं, से जुड़े रहते हैं। ध्यान देंगे जो कार्बन परमाणु है वो अन्य कार्बन परमाणु से एकल, द्वितीय और त्रिबंध के रूप में जुड़ा। एक यानी कि सिंगल बंध से भी जुड़ सकता है, डबल बंध से भी जुड़ सकता है और ट्रिपल बंध से भी जुड़े सकता है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। भाई एकल बंध से जुड़ेंगे तो उस श्रेणी को क्या कहेंगे? जैसे एकल बंध से जुड़ता है ना तो उस श्रेणी को बोलते हैं एल्केन श्रेणी। अगर डबल बंध से जुड़ता है तो उस श्रेणी को कहते हैं एल्कीन श्रेणी। अगर ट्रिपल बंध से जुड़ा है तो उस श्रेणी को बोलते हैं एल्काइन श्रेणी। ये तीनों श्रेणी आगे पढ़ेंगे हम। आप आगे कंटिन्यू इसमें लिखेंगे। आगे एकल बंध लिख लिया यहाँ तक, बंध से जुड़े रहते हैं। आगे लिखेंगे जब कार्बन परमाणु के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है तो कार्बन के ऐसे यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई? ये यौगिक की बात करें तो वो संतृप्त यौगिक के कहलाएंगे। संतृप्त यौगिक के कहलाते हैं। तो आपको पता लग गया होगा संतृप्त यौगिक कहने कहते हैं तो वे कार्बन परमाणु जिनके बीच में एकल बंध पाया जाता है तो वह संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये बात आपको याद रह जाएगी। और दूसरी बात कि यदि कार्बन परमाणुओं के बीच द्वितीय एवं त्रिबंध से जुड़े हैं तो यदि कार्बन परमाणु के बीच द्वितीय एवं त्रिबंध से जुड़े हैं तो ऐसे यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। अगर सिंगल बंध है तो संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। अगर डबल बंध और ट्रिपल बंध है तो असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है भाई, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। अब एक कार्बन की जो परमाणु है असाकित और साकित वलय के रूप में जुड़े रहते हैं। कार्बन जो श्रृंखला का गुण पढ़ रहे हैं तो जो कार्बन परमाणु है
वो असाकित और साकित वलय के रूप में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो कार्बन परमाणु क्या होते हैं, कार्बन परमाणु या कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु असाकित, असाकित, असाकित या साकित, या साकित वलय के रूप में जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कार्बन के परमाणु असाकित या साकित वलय के रूप में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है भाई। अब बात करें भाई साकित वलय क्या होती है, असाकित वलय किस प्रकार से होती है। तो मैं यहाँ से दोनों के चित्र बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप समझेंगे कि साकित वलय क्या है, असाकित वलय क्या है। ध्यान देंगे भाई। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये आ जाती है, ध्यान देंगे, ये आपकी कार्बन है। अब ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, ये दूसरे से, ऐसे जुड़ते चल रहे हैं, सिंगल वन से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है भाई, जुड़ रहे हैं। अब प्रत्येक कार्बन की क्या होती है, 4 संयोजकता होती है। तो ये शुरू वाला कार्बन है, तो इसकी संयोजकता 4 करने के लिए एक यहाँ से बंध बनाएगा, ये एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से, क्योंकि एक तो देखो 1 2 3 और 4 हो गए ना। इसके प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब इसकी देखो, इधर एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, तो एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, 4 हो गई। इसकी भी देखो, एक तो इधर से, एक इधर से, तो एक इधर से हो जाएगी, 4 संयोजकता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे प्रत्येक की क्या करनी है आपको, 4 संयोजकताएं कंप्लीट करनी है। प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकताएं कंप्लीट करनी है। तो अब देखो, इसकी 1 2 और ये 3 और ये 4, प्रत्येक कार्बन की क्या होनी चाहिए, 4 संयोजकता होनी चाहिए। तो इस वलय को हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसी वलय है तो उसको बोलते हैं असाकित। कौन सी बोलते हैं, असाकित वलय। असाकित, असाकित वलय। ठीक है भाई, ये तो आपकी असाकित वलय होगी। अब अगर साकित वलय की बात करें, किसकी बात करें, साकित वलय, तो देखो साकित वलय कैसी होती है, जैसे ये कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है। अब 2 कार्बन की श्रृंखला हो, जैसे ये कार्बन की श्रृंखला है, इसके ऊपर ही कौन सी है, कार्बन की श्रृंखला और चल रही है। ठीक है। ये कार्बन की श्रृंखला है, ऐसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे कार्बन जुड़ रहे हैं, नीचे भी कार्बन जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, कार्बन जुड़ रहे हैं, ऐसे जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी श्रृंखलाओं को क्या बोलेंगे, अगर ऐसी श्रृंखलाएं हैं तो ऐसी श्रृंखलाओं को क्या बोलेंगे भाई, ऐसी श्रृंखलाओं, ऐसे ऊपर और जुड़ रही हो, ऐसे और चल रही हो, बहुत सारी जुड़ रही हो, तो इनको बोलेंगे, कौन सी श्रृंखलाएं बोलेंगे, इनको साकित श्रृंखलाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साकित श्रृंखलाएं बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसे श्रृंखलाओं को बोलेंगे साकित श्रृंखला, इनको बोलते हैं साकित श्रृंखला या वलय। ठीक है भाई। तो ये होती हैं असाकित वलय और साकित वलय, यानी कि कार्बन की जो परमाणु है वो असाकित या साकित वलय के रूप में होते हैं। ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं। देखो, अब देखो आगे, अब बात करेंगे कुछ अणुओं की संरचना सूत्र है, कुछ अणुओं के संरचना सूत्र। तो हेडिंग डालेंगे कुछ अणुओं के संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, कुछ अणुओं के संरचना सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, कुछ अणुओं के संरचना सूत्र देखेंगे। ठीक है भाई। हमारे पास कुछ अणु दे रखे हैं, उनके आपको संरचनाएं बनानी है। क्या बनानी है, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बोलते हैं उनको, तो वो आपको बनानी है। ठीक है। तो पहले हमारे 1 नंबर पे आता है, उसकी देखेंगे, है ना। 1 नंबर पर देखेंगे CO2 की, इसके अणु की क्या देखनी है, संरचना देखनी है। CO2 की क्या देखनी है आपको, संरचना देखनी है। ठीक है।
तो अब देखो CO2 की बात करें, ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके संरचना सूत्र देखेंगे, देखो CO2 का संरचना सूत्र देखेंगे। यह आपका कार्बन है, क्या है, कार्बन है। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों से ये क्या करेगा, साझा करेगा, ठीक है। 4 से क्या करेगा, ये साझा करेगा। अब इसके आगे 2 ऑक्सीजन है, CO2, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन लगा देंगे, ये आपके 2 ऑक्सीजन हैं, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर लगा देंगे, ये आपके 2 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है भाई, ऑक्सीजन आपका आता है 8 नंबर पे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो होता है 2 और 6। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, तो इसके भी 6 लगा देंगे, 4, 5 और 6, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संरचना बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। संरचना किस प्रकार से बनाएंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर वाले, ये इनसे क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, देखो इनसे बंद बना लेंगे, इस प्रकार से संयोजित हो जाएंगे, और इधर वाले भी दोनों हो जाएंगे। ये इस प्रकार से आपको संयोजित करना है, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन 2-2 लेने, देखो ऐसे 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 अंदर लेना आपको 2-2 इधर वाले, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है, क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। तो इस प्रकार से इसकी क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। अगर समझ में आई है तो देखो, नहीं दोबारा से बनाए इसको, देखो एक बार दोबारा से देखेंगे किस प्रकार से, एक बार दोबारा से आपको समझाता हूँ मैं आपको। देखो भाई दोबारा से देखेंगे एक बार इसको, यह आपका CO2 है, क्या है, CO2। तो CO2 जो होता है वो किस प्रकार से आपका संयोजित होता है, ये देखो इसकी संरचना में साधारण संरचना क्या होती है, देखो साधारण संरचना की बात करें तो देखो, अगर साधारण संरचना की बात करूँ मैं इसकी, तो इस प्रकार से आप C है, क्या है ये आपका C है, क्या होता है C। अब C की देखो यहाँ पे डबल बंद से क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि 2 बंद इधर और 2 बंद इधर, 4 हो गई इसकी से, 1 2 3 और 4 इसकी से जितना, तो इस प्रकार से क्या होगा, ऑक्सीजन की संरचना होगी। अब इसका देखो क्या बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे। तो संरचना सूत्र किस प्रकार से बनेगा, ये तो इसकी संरचना हो गई, अब इसका सूत्र बनाएंगे, देखो कैसे, यह आपके पास कार्बन है, क्या है भैया आपका, कार्बन है, कार्बन हो गया ये आपका, ठीक है। अब कार्बन हो गया तो इसके देखो 2 बंद हैं इधर, 2 बंद के लिए आप क्या लगाएंगे, 2 क्रॉस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2, इधर वाले 2 बंद के लिए आप क्या लगाओगे, इधर वाले 2 बंद के लिए आप 2 क्रॉस लगाओगे, लगा दिया। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को रखेंगे इधर, इधर भी ऑक्सीजन को रखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को रख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना, ध्यान देंगे, आपको ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है 6 नंबर 8 नंबर पे आता है, तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो इधर 2 इधर, 1 ये 2 इधर 2 इधर, 1 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्यतम कोश में। अब ये क्या करते हैं, ध्यान देंगे, आपको संरचना सूत्र बनाने, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले तो इन दोनों का आपको इसमें संयोजित करना है, ठीक है, कर देंगे संयोजित। कर दिया। फिर आपको इन दोनों को संयोजित करना है, आपको ऐसे ही ये संयोजित करना है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इसके क्या लेने हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लेने हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लेने हैं, एक दोनों को बांधना है आपको ना, ठीक है। तो देखो कैसे बांधेंगे, ऐसे, ऐसे, ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई,
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। तो ये आपका CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। किसकी है भाई? CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है, इसके बाद चर्चा करेंगे किसकी? दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे हम 2 नंबर पर। 2 नंबर पर देखते हैं N2 की। भाई N2 की संरचना किस प्रकार से बनती है? तो N2 की देखो साधारणतः कैसे होता है, यह आपका N है। ठीक है, इनमें क्या होता है? ट्रिपल बंध होता है। क्या होता है भाई? ट्रिपल बंध। किस प्रकार से होता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो 7 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 और 5 होता है। कितना होता है? 2 और 5। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये N2 ट्रिपल बंध से जुड़ा रहता है। कितने बंध से? ट्रिपल बंध से। अब देखो इसकी संरचना किस प्रकार से बनाएंगे, इधर देखो भाई, ये आपका N है, एक तो N हो गया और दूसरा N ये हो गया, 2 N हो गए। अब ट्रिपल बंध है तो इनके पास 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। कितने थे इलेक्ट्रॉन का? 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। होगा कि नहीं होगा? 3-3 इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझा होगा। तो आप इनको ऐसे लिखेंगे, इसके संरचना N है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और इधर इसका ये आपका N हो गया, इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 3-3, क्योंकि ट्रिपल बंध है तो 3-3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो इसकी संरचना किस प्रकार से बनानी है। एक बार तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से जुड़ेंगे। देखो एक बार रुक जाना, एक बार तो क्या होगा, इसके तीनों परमाणु ये तीनों परमाणु ना, ये तीनों परमाणु इसके साथ जुड़ेंगे आपके, ये जुड़ेंगे। फिर एक ये तीनों परमाणु इसके साथ जुड़ेंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बना सकते हैं। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं आप बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं, देखो तीसरे नंबर पर बनाएंगे CH4 की। किसकी बनाएंगे? CH4 की। देखो CH4 की संरचना बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, इसकी ये जो आपका कार्बन होता है क्या होता है? देखो इसकी साधारण संरचना देखें तो ये तो आपका कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन है तो एक एक बंध से क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। एक एक बंध से क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये से तो ये साधारण संरचना हो गई इसकी। ठीक है, अब इसकी अणु संरचना बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए ये आपका कार्बन है। ठीक है, और प्रत्येक हाइड्रोजन, 4 में क्या है इसके? हाइड्रोजन है, चारों तरफ हाइड्रोजन है, इसके चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। अब देखो इसका एक एक बंध से जुड़ा हुआ है तो एक एक क्रॉस लगा देंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे? क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि एक एक बंध से जुड़ा हुआ ना, तो एक एक क्या लग जाएगा? इसका क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो इससे बंध से जुड़ा तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे। ठीक है क्या? अब ये क्या करेंगे, देखो इसकी संरचना किस प्रकार से बनेगी। पहले तो ये देखो अपने आप को बंद करेंगे, ऐसे कैसे, ये ऐसे बनाएंगे इसकी संरचना। ऐसे इनके प्रत्येक को कर लिया, ये तो हो गया। अब इनको चारों को एक तरफ बंद करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन साझे आने चाहिए ना, तो फिर आपको कैसे बनाना है इसका? फिर ऐसे आ जाएगा इसका, ऐसे इलेक्ट्रॉन अंदर आने चाहिए इसके, ये आ गए। ये क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। तो ये CH4 की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। इसका नाम मेथेन होता है। क्या होता है भाई? मेथेन होता है। तो ये इसकी संरचना हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बनाएं हम चौथे नंबर पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो वो हो जाएगी N2 की बनाएं। किसकी बनाएं भाई? N2 की, NH3 की बनाएं। N2 की बना दिया, NH3 की बनाएं। तो देखो NH3 में क्या होता है, ध्यान देंगे, एक N होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी साधारण संरचना तो कैसी बनती है? ये जो नाइट्रोजन होता है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। कितने हाइड्रोजन से? 3 हाइड्रोजन से जुड़ा, जैसे H और H, ऐसे 3 और 2 इस पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी साधारण संरचना होती है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने की कोशिश करें
तो देखो किस प्रकार से बनाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए इसकी। यह आपका क्या हो गया, इसका नाइट्रोजन हो गया, क्या हो गया, नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन पर पहले से 2 पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, ठीक है। अब इसके 2 पेयर होते हैं, अब इनकी क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो देखो तीनों के हाइड्रोजन है, क्या है, तीनों के 3 हाइड्रोजन लगाएंगे इधर, ऐसे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और एक एक क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। अब एक एक के इलेक्ट्रॉन भी लगाने हैं आपको, क्या लगाने हैं, एक एक के इलेक्ट्रॉन भी लगाने हैं, ठीक है। तो पहले तो इनको बंद करेंगे, पहले तो आपको इनको बंद करना है, ऐसे करेंगे और फिर तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। देखो कैसे, ऐसे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। तो ये NH3 की इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं आप। फिर अगर अब हम बात करें आगे 5वें नंबर पर बात करें, O2 की बनाएंगे, किसकी बनाएंगे, O2 की। देखो O2 की किस प्रकार से बनेगा, ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ये होता है ऑक्सीजन डबल बंध O, ऑक्सीजन डबल बंध से जुड़ा रहता है। तो देखो ऑक्सीजन के जो बाह्यतम कोश है, ये 2 आपके ऑक्सीजन हो गए, क्या हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब ऑक्सीजन का जो बाह्यतम कोश होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 6 पेयर लगाएंगे यहाँ पे, 2 तो इधर लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे आप ऊपर नीचे, ठीक है। इसी प्रकार इसके भी लगाएंगे, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होंगे, देखो इसका कैसे पैर होगा, इसमें क्या करेगा, ये दोनों से क्या करेगा, पहले ये दोनों से इस प्रकार से इनकी इलेक्ट्रॉन संरचना बनाएंगे, ठीक है। फिर ये दोनों के साथ ये इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। ये हम इसकी क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। ये O2 की हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बनाने की कोशिश करें तो Cl2 की बनाएंगे, किसकी बनाएंगे, Cl2 की। देखो Cl2 की साधारण सूत्र कैसे लिखेंगे, Cl सिंगल बंध Cl, ऐसे होता है। ये क्लोरीन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे, जैसे ये आपका Cl है, क्या है, Cl है, दूसरा आपका ये Cl हो गया, ठीक है, 2 Cl हो गए। अब इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे, क्लोरीन जो होता है इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। देखो एक एक पैर से तो ये जुड़ेगा, ठीक है। अब 7 इसके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 क्या होते हैं, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, इसका कैसे दर्शाएंगे, देखो 2 2 4 और 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा क्रॉस के साथ, ठीक है। इसी के साथ ऐसे इनका हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगी, देखो पहले तो ये दोनों, ये इससे क्रिया करेगा, ये, फिर ये वाला इधर से, ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। अगर हम बात करें जल की, किसकी बात करें, जल की, तो देखो जल की किस प्रकार से बनाएंगे हम, H2O की। H2O देखो किस प्रकार से होता है, H कैसे होता है, HOH, ऐसे सिंगल बंध से जुड़ा रहता है। तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, देखो ये तो आपका ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखो ये तो सिंगल बंध से जुड़ रहा है, तो सिंगल बंध के लिए एक बिंदु लगा सकते हैं या क्रॉस लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो इसके एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसकी बात करें तो इसके पास जो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, इसके पास 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आप ये क्या करेंगे, देखो पहले तो ये इसके वाले से करेगा,
ऐसे करेगा। फिर संपूर्ण से करवा देंगे, देखो ऐसे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अणु संरचना। तो ये सब क्या थे भाई, कुछ अणु थे, कुछ यौगिक थे जिनके आपने क्या लिखे, कुछ अणुओं के संरचना सूत्र लिखे हैं। क्या लिखे हैं, संरचना सूत्र लिखे हैं। तो कुछ अणुओं के संरचना सूत्र, सबसे पहले हमने CO2 का देखा, फिर N2 का देखा, फिर हमने देखा CH4 का, फिर NH3 का देखा, फिर हमने देखा O2 की, और फिर Cl2 की, फिर H2 की। इनकी क्या देखी हमने, इलेक्ट्रॉन संरचनाएं देखी। तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन संरचनाएं बनती हैं, इनके बारे में चर्चा की है। अब आगे देखेंगे, देखो अब हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। आगे किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की। भाई जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन का क्या देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का क्या देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। हाइड्रोकार्बन का क्या देख रहे हैं, वर्गीकरण देख रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे भाई, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इसका एक चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। तो आप लिखेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक, और ये होते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक तो संतृप्त यौगिक और एक होता है असंतृप्त यौगिक। अब संतृप्त यौगिक देखो, एक प्रकार की इसमें संरचना पाई जाती है। संतृप्त यौगिक को कहते हैं एल्किन। ये होता है एल्किन का, इसका प्रकार होता है एल्किन, ठीक है। और इसके दो प्रकार होते हैं। इसके क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ठीक है भाई। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला तो होता है एल्कीन। कौन सी होता है, एल्कीन। और दूसरा होता है एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, वर्गीकरण है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, संतृप्त यौगिक, असंतृप्त। संतृप्त यौगिक होते हैं एक प्रकार का एल्किन। कौन सा होता है, एल्किन। असंतृप्त यौगिक को दो भागों में बांट दिया जाता है, एल्किन और एल्काइन में, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की चर्चा के लिए भाई, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोकार्बन। नीचे अब हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। हाइड्रोकार्बन होता है ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं
हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन। उदाहरण की बात करें भाई, इनका एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन? उदाहरण की बात करें जैसे मैथेन हुआ, मैथेन, एथीन हुआ, एथाइन हुआ, मैथेन, एथीन, एथाइन, ये सब क्या हैं? आपके हाइड्रोकार्बन हैं। क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन। इन सभी की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम संतृप्त यौगिक की। किसकी बात करेंगे? संतृप्त यौगिक की। तो पहले बात कर चुके हैं संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, लेकिन फिर से आपको लिखा देता हूँ संतृप्त यौगिक। तो आप आगे लिखेंगे संतृप्त यौगिक, हेडिंग डालेंगे संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक, देखो भाई संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक होते हैं कार्बन अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए अन्य एक संयोजी तत्वों के साथ क्रिया करके एकल बंध का निर्माण करता है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से एल्केनों को रखा गया है ना। तो आप लिख सकते हैं ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? सिंगल बंध पाया जाता है ना। तो इसमें लिखेंगे आप, लिखो कार्बन अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए कार्बन अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके एकल बंध का निर्माण पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके एकल बंध का निर्माण करता है। तो ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। संतृप्त यौगिक कहते हैं। तो ऐसे यौगिकों को क्या कहेंगे? संतृप्त यौगिक कहते हैं। इनमें से देखो जो ये श्रेणी होती है, इसमें एल्केन श्रेणी को रखा गया है। इसमें से किसको रखा गया? जैसे हमने अभी पढ़ा था, देखो कौन सी श्रेणी आती है इसमें? एल्केन। संतृप्त यौगिक में कौन सी श्रेणी आती है? एल्किन श्रेणी आती है। कौन सी श्रेणी आती है भाई? एल्किन श्रेणी आती है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। लिखेंगे इनमें, क्या लिखेंगे? इनमें मुख्य रूप से एल्केन श्रेणी होती है ना,
कौन सी श्रेणी को रखा गया भाई? एल्केनो। इसमें मुख्य रूप से एल्केनो को सम्मिलित किया गया है, किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से एल्केनो को सम्मिलित किया जाता है। जैसे इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। उदाहरण देखो, संतृप्त यौगिक के कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैथेन हुआ, क्या हुआ? मैथेन। मैथेन हुआ, मैथेन का सूत्र CH4। मैथेन हुआ, और लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? एथेन। एथेन का सूत्र C2H6। क्या हो जाएगा? C2H6। एथेन का सूत्र हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन। प्रोपेन इसका सूत्र हो जाएगा, देखो प्रोपेन भी इसका ही होता है, तो प्रोपेन C3H8। तो ये सब क्या हैं? संतृप्त यौगिक हैं। क्या हैं भाई? संतृप्त यौगिक हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे असंतृप्त यौगिक की। किसकी बात करेंगे? असंतृप्त यौगिक की। असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक। तो देखो, असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं। असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे कि कार्बन अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों के साथ अगर द्विबंध और त्रिबंध बनाता है। कौन से बनाता है? द्विबंध और त्रिबंध बनाता है, तो ऐसे यौगिकों को कहेंगे असंतृप्त यौगिक। क्या कहेंगे भाई? असंतृप्त यौगिक कहेंगे। ठीक है, लेकिन इस असंतृप्त यौगिक में लिखें आप, लिखो कार्बन, कार्बन अपनी संयोजकता कार्बन अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों के साथ द्विबंध। कौन सा बंध? अन्य तत्वों के साथ द्विबंध अथवा त्रिबंध। कौन सा बंध? त्रिबंध। द्विबंध अथवा त्रिबंध का निर्माण करता है, तो ऐसे यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे आपका इसमें लिख सकते हैं कौन सी श्रेणी? इसमें एल्कीन व एल्काइन है। इसमें एल्कीन व एल्काइन को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया जाता है भाई। जिसमें डबल बंद होता है उसको तो कहते हैं एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बंद होता है उसको कहते हैं एल्काइन, है ना। तो इसमें एल्कीन और एल्काइन को सम्मिलित किया गया है। अब इसके अगर उदाहरण की बात करें, क्या करें उदाहरण की, तो जैसे इस एल्कीन के कौन से उदाहरण हो सकते हैं? एथीन। क्या हो सकता है? एथीन। तो एथीन का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H4। एथीन।
या आप बोल सकते हैं एथाइन, क्या बोल सकते हैं, एथाइन भी इसमें आ जाएगा। एथाइन का सूत्र हो जाएगा C2H2, ये एथाइन आदि, ये इसके सूत्र हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सूत्र, यानी कि एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखो एक नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, और नोट में देखो क्या लिखना है आपको, नोट में क्या लिखना है आपको, नोट लगा के लिखेंगे कि जो आपका अभी हमने पढ़ा संतृप्त यौगिक होते हैं, इनको जलाने पर नीली ज्वाला के साथ जलते हैं और धुआं व राख के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि संतृप्त यौगिकों को, क्या लिखेंगे, पहला कि संतृप्त यौगिकों को, संतृप्त यौगिकों को, यौगिकों को संतृप्त यौगिकों को जलाने पर यह नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। धुआं व राख न के बराबर प्राप्त होती है। तो ये क्या लिखा हमने कि संतृप्त यौगिकों को जलाने पर यह नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, धुआं व राख न के बराबर प्राप्त होती है। दूसरी बात करें कि असंतृप्त यौगिकों को जलाएंगे, तो असंतृप्त यौगिकों को लिखेंगे, असंतृप्त यौगिकों को जलाने पर यह लाल अथवा पीले रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, तो ये है लाल और पीले ज्वाला के साथ जलते हैं। और जलाने पर ऊष्मा कम तथा धुआं व राख ज़्यादा प्राप्त होती है। तो क्या लिखा भाई हमने कि संतृप्त यौगिकों को जलाने पर ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं और धुआं व राख न के बराबर प्राप्त होती है, जबकि असंतृप्त यौगिकों को जलाने पर ये लाल तथा पीले रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। जलाने पर ऊष्मा कम और धुआं व राख ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ये हमने बात कर ली हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे एल्केन, जो आपको बताया कि संतृप्त यौगिकों में एल्केन श्रेणी होती है और असंतृप्त यौगिकों में एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी उनको दोबारा से आप देखेंगे, एक बार देखो दोबारा से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमने देखी है। सबसे पहले आज चैप्टर चालू किया हमने चौथा अध्याय नंबर 4, जिसका पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में देखा कि कार्बन जो होता है इसकी विशेषता क्या है, क्या क्या होती हैं। तो कार्बन के बारे में देखा, कार्बन का जो प्रतीक होता है वो C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं और द्रव्यमान संख्या इसकी 12 होती है, संयोजकता प्लस माइनस की 4 होती है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 4 होता है इसका। ये चीज़ें हमने इसमें देखी। इसके बाद हमने देखा कि क्या कारण है कि प्रकृति में कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो इसके दो कारण होते हैं, एक तो चतुस्सहजी प्रकृति और एक इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलीकरण का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्रृंखलीकरण का गुण पाया जाता है। इन दोनों के कारण वो प्रकृति में सर्वोत्तम मात्रा में पाया जाता है।
इसके बाद हमने देखा कि जो कार्बन परमाणु के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है तो कार्बन ऐसे संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अभी पढ़ा था हमने, यदि कार्बन के बीच के द्विबंध और त्रिबंध पहुंचे तो ऐसे यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के परमाणु साकित असाकित वलय के रूप में पाए जाते हैं। कुछ अणु की संरचना सूत्र देखा, जैसे CO2 का संरचना सूत्र देखा, N2 का संरचना सूत्र देखा। इसके बाद हमने देखा CH4 मीथेन का, NH3 अमोनिया का, इनका क्या देखा था, अणु सूत्र देखा। फिर ऑक्सीजन का देखा, फिर क्लोरीन गैस का, फिर जल का हमने क्या देखा, अणु सूत्र देखा। इसके बाद में हाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखा। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, तो संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्किन श्रेणी आती है, असंतृप्त में एल्किन और एल्काइन श्रेणी को रखा गया है। हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद हमने संतृप्त यौगिक देखा, तो कार्बन अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके एकल बंध का निर्माण करता है, तो ऐसे यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनमें मुख्य रूप से एल्केनों को सम्मिलित किया गया है, जैसे मेथेन, CH4, एथेन, प्रोपेन। असंतृप्त यौगिक में कार्बन अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों के साथ द्विबंध त्रिबंध का निर्माण करता है, तो ऐसे यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनमें एल्किन और एल्काइन श्रेणी को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हमने देखा कि संतृप्त यौगिकों को जलाने पर ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं और धुआं व राख न के बराबर प्राप्त होती है। फिर हमने देखा कि असंतृप्त यौगिकों को जलाने पर ये लाल तथा पीले रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं और जलाने पर ऊष्मा कम तथा धुआं व राख ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज हमने ये इतनी चीज़ें देख ली, आगे देखेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।